दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख शुड गवर्नमेंट सेल लीकर एंड रन लॉटरीज पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है राज्य प्रायोजित शराब बिक्री में क्या है दिक्कतें। शराब को लेकर भारतीय समाज में एक स्वाभाविक संकोच रहा है। आमतौर पर यह संकोच शराब के व्यक्तिगत और सार्वजनिक सेवन के संदर्भ में व्यक्त होता है, तो कई बार इसका दायरा नीति निर्माण तक भी विस्तृत हो जाता है। दूसरी तरफ इससे जुड़ा एक आर्थिक पक्ष भी है। आज यह कई राज्यों के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। राज्यों के राजस्व उगाही में इसका सबसे बड़ा रोल रहा है। फिर भी इस बात पर हमेशा बहस छिड़ी रहती है कि इसके उपभोग पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं, या इसकी बिक्री राज्य सरकार के नियंत्रण में हो या निजी क्षेत्र के नियंत्रण में। वर्तमान में अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग कानून हैं। हाल फिलहाल दिल्ली की शराब बिक्री भी इसी क्रम में चर्चा का हिस्सा रही। बीते साल ही दिल्ली सरकार इसके लिए एक नई नीति लेकर आई थी। इस नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। विवाद के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेने की घोषणा की और नई आबकारी नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीते महीने ही राजस्व उत्पन्न करने के लिए शराब और लॉटरी पर बहुत अधिक निर्भर होने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, जब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को लॉटरी टिकट पर अपनी कमाई खर्च करने और उन्हें शराब की लत लगाने के लिए मजबूर कर रही है। तो इस बात पर फिर से बहस तेज हो गई कि क्या सरकारों को शराब जैसे सिन गुड्स के कारोबार का हिस्सा होना चाहिए। इससे जुड़े कई और भी पहलू हैं। मसलन शराब बिक्री को लेकर भारत में क्या व्यवस्था है, इस पर राज्य की सरकारें इतनी निर्भर क्यों हैं, राज्य सरकारों की इसके लिए शक्तियां कहां से मिली हैं और शराब से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत में शराब से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 47 में नशीले पेय पदार्थ को लेकर निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का चरित्र गैर न्यायिक है, इसलिए उसे लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश नहीं दिया जा सकता। यह राज्य के विवेक पर है कि इसे लागू किया जाए या नहीं, या फिर इसे आंशिक तौर पर लागू करे। चूंकि शराब राज्य का विषय है, इसलिए राज्य ही शराब की बिक्री की अनुमति देता है या उस पर प्रतिबंध लगाता है। इधर जब से जीएसटी को लागू किया गया है, तब से पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर राज्यों के तकरीबन सभी कर जीएसटी में समाहित कर लिए गए हैं। अब राज्यों के खुद के राजस्व के लिए पेट्रोलियम और अल्कोहल के राजस्व पर निर्भरता बढ़ गई है, जबकि दूसरी ओर बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में शराब की बिक्री और उपभोग पर पाबंदी है। मिजोरम में वर्तमान में मिजोरम शराब निषेध अधिनियम 2019 के जरिए शराब पर बैन है, जबकि गुजरात एकमात्र राज्य है जहां घर में बनी उस शराब के उत्पादन और बिक्री के लिए मौत की सजा का प्रावधान है, जिससे किसी की मृत्यु हो गई हो। हालांकि राज्य से शराब की खपत और बिक्री को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। वहीं बिहार की शराबबंदी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। 2015 में बिहार के ड्राई स्टेट बनने के लिए राज्य शहर में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। नागालैंड 1989 में तब एक ड्राई स्टेट बन गया, जब नागालैंड शराब पूर्ण निषेध अधिनियम के जरिए राज्य में शराब के व्यापार और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उधर लक्षद्वीप भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है। हालांकि यहां मौजूद केवल बंगाराम द्वीप पर एक बार जरूर है। इधर दिल्ली अपने विवादित शराब नीति से पहले राज्य प्रायोजित सरकारी दुकानों के जरिए शराब की बिक्री करता था, जबकि महाराष्ट्र में इसके लिए परमिट सिस्टम है। यहाँ बिना परमिट के शराब खरीदना और पीना दोनों अपराध है। भारत में शराब पीने की कानूनी आयु भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम व पुडुचेरी में इसकी न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है,
वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में इसकी न्यूनतम आयु 25 साल है, जबकि केरल में 23 साल निर्धारित है। बाकी बचे सभी राज्यों में इसके लिए 21 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। समय समय पर राज्य सरकारें आयु सीमा में बदलाव करती रहती हैं। यदि भारत में शराब उद्योग पर राज्य के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की संरचना को देखें तो इसमें काफी अंतर है। इसके कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं और साल दर साल ये बदलते भी रहते हैं। खासकर जिस तरह से उत्पाद शुल्क और लाइसेंस शुल्क निर्धारित किए जा रहे हैं, कई राज्यों के पास इसे बेचने का एक अधिकार है तो कईयों ने इसे अपने यहाँ पूरी तरह से बैन कर दिया है। कई राज्यों में इसे लाइसेंसिंग के जरिए विनियमित कर बेचा जाता है, मगर सबसे अधिक सवाल सरकार का शराब के प्रत्यक्ष कारोबार में लिप्त होने पर उठाया जाता रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार को शराब के प्रत्यक्ष कारोबार में क्यों शामिल होना चाहिए। सीन गुड्स पर सरकारी नियंत्रण का सबसे अच्छा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है, क्योंकि यह बात अब स्थापित हो गई है कि सीन गुड्स की खपत को प्रतिबंधित करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में उच्च करों या कीमतों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। अगर शराब का आदी व्यक्ति उस आदत को छोड़ने में असमर्थ है तो इसकी कीमत उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि उसे परिवार की स्थिर आय से इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, जो जरूरी सामान के लिए उसके उपभोग की क्षमता को कम कर देता है। इस तरह सीन टैक्स का प्रभाव गरीबों के खर्च पर न पड़कर उसके आय पर प्रभाव पैदा करता है। इतना ही नहीं, जब उनके पास महंगे शराब पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते तो वह अवैध शराब का सेवन करने के लिए शिफ्ट होने लगते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर बेहद खराब प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब शराब की बिक्री राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, तब राज्य इसकी आपूर्ति पर आसानी से नियंत्रण रख पाते हैं। दिल्ली जैसे हालात पैदा नहीं हो पाते हैं, जैसा कि हालिया दिनों में दिल्ली में देखा गया कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद शराब की बिक्री कैसे गला काट प्रतिस्पर्धा की जद में आ गई और कीमत में भारी कमी आने से शराब का बेतहाशा उपभोग बढ़ गया। सरकार द्वारा शराब के प्रत्यक्ष कारोबार में शामिल होने के पीछे दूसरा कारण यह है कि मौजूदा दौर में शराब का सेवन सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है। महिलाओं और मध्यम व उच्च मध्यम वर्गों के बीच इसकी खपत में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि समय के साथ मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं ज्यों त्यों बढ़ रही है। इसका प्रभाव शराब की खपत पर भी देखा जा रहा है। इसे रोकने वाले सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंड अब उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। जाहिर सी बात है कि शराब के सेवन की स्वीकार्यता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर रखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, इसलिए अगर सरकार शराब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है तो उसके लिए दोनों के बीच संतुलन रखना आसान होगा। शराब के मामले में सबसे बड़ी चिंता हमेशा पीने की आदतों और समाज के कमजोर वर्गों पर उनके प्रभाव के बारे में रही है। भारत में अभी भी परहेज करने वालों का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन गरीबों में शराब पीने की आदत सबसे अलग है। गरीब लोग ऐसी शराब पीते हैं जिसमें उच्च और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। अगर राज्य के पास अल्कोहल की बिक्री और खपत पर सीधा नियंत्रण होगा तो उसे विनियमित करने में राज्य सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा। यह बात सही है कि सीन गुड्स में राज्य की भागीदारी राजस्व बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होती है। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य को जनहित से अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन इस स्थिति को केंद्र राज्य वित्तीय संसाधनों और जिम्मेदारियों के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2019-20 में राज्यों द्वारा एकत्रित कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त कुल राजस्व का करीब 43% था। यह बात जग जाहिर है कि राज्य सरकारें केंद्र से वित्तीय हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं। सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च के लिए भी राज्य की अधिक जिम्मेदारी तय है। जीएसटी की शुरुआत के बाद शराब और पेट्रोलियम जैसे कुछ सीमित उत्पाद और सेवाएं रह गई हैं जिन पर राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से कर की दरें निर्धारित कर सकती हैं। इसलिए राज्य अपने वित्त की जरूरतों के लिए शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर निर्भर हैं। एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग गरीबों के विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है, जिससे वह गरीबी के कुचक्र से निकल सकें। इसलिए कुछ लोगों का तर्क है कि इस तरह से शराब पर राज्य का नियंत्रण एक सकारात्मक स्थिति पैदा कर सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि सरकार अप्रत्यक्ष नियंत्रण के जरिए भी ऐसा कर सकती है। ऐसे में सवाल है कि सरकार को शराब के कारोबार में प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं शामिल होना चाहिए। दरअसल एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को सीन गुड्स के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ राज्य की भूमिका
सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराना है, न कि सीन गुड्स के व्यापार में शामिल होना है। इन सीन गुड्स का नकारात्मक प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल रूप से पड़ता है। इसके अलावा राज्य की भूमिका पर न केवल आपूर्ति पक्ष से बल्कि मांग पक्ष से भी विचार करने की जरूरत है। जब सरकार का इन पर एकाधिकार होता है और इरादा आपूर्ति को प्रतिबंधित करने का होता है तो इससे कीमतों में वृद्धि होती है। इससे गुणवत्ता वाले उत्पादों को भी हतोत्साहित किया जाता है। जब शराब का निजीकरण होता है तो कीमतों में कमी आती है, हालांकि वे ज्यादा नीचे नहीं आते हैं क्योंकि कीमत अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे लाइसेंसिंग नीतियां, कर की दरें और उपभोक्ता की मांग आदि। सरकार को शराब के प्रत्यक्ष कारोबार में शामिल नहीं होने के पीछे दूसरा कारण यह है कि भारतीय राज्य आजादी के बाद से ही शराब के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता रहा है। बावजूद इसके शराब की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह आकलन करने की जरूरत नहीं है कि इस संबंध में राज्य की उचित भूमिका कितनी कारगर है। पिछले 2 दशकों से खपत में जो वृद्धि देखी जा रही है वह महिलाओं और मध्यम व उच्च मध्यम वर्गों की ओर से है। बढ़ती आकांक्षात्मक मांग शराब की खपत में वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा संयम के मानदंड भी तेजी से गिर रहे हैं। हालांकि इस मामले में ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक भारत में शराब पीने वाले पुरुषों का अनुपात 2015-16 में 29% था, जबकि 2019-21 में यह घटकर 22% हो गया है। जबकि इसी सर्वेक्षण के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में शराब पीने वाली महिलाओं का अनुपात 24% और पुरुषों का अनुपात 53% पाया गया है, जो बाकी सभी राज्यों में सबसे अधिक है। कहने का मतलब यह है कि राज्य के प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण से इसके खपत पर कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। फिर राज्य को सीन गुड्स के कारोबार में क्यों ही शामिल होना चाहिए? हमें इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि इस बढ़ती मांग को राज्य द्वारा कैसे कम किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के संदर्भ में जो सामाजिक प्रभाव के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या हो आगे की राह? सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क और लाइसेंस शुल्क इस तरह से तय किए जाने चाहिए कि बाजार में ऐसे नए भागीदार भाग लें जो गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। राज्य इस संदर्भ में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। कर की दरों और सीन गुड्स की कीमतों में वृद्धि का भले ही तात्कालिक प्रभाव कम हो, लेकिन यह लंबे समय में लोगों को उपभोग करने से हतोत्साहित करेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्रोत से एकत्रित किए गए राजस्व का उपयोग विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है, खासकर उन विशेष समूहों के लिए जिन पर शराब का सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूंकि सीन गुड से कई समूह जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी खपत को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए नीति तैयार करते समय सभी हितधारकों की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात को तंबाकू उद्योग के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2017-18 में तंबाकू उद्योग ने 34 लाख भारतीयों को रोजगार प्रदान किया, जिनमें से 30 लाख केवल महिलाएं थीं। इसलिए जब तंबाकू की खपत को सीमित करने के लिए उपाय किए जाएं, तो इसके साथ साथ तंबाकू की खेती और प्रसंस्करण में लगे लोगों के लिए आजीविका के वैकल्पिक अवसर भी प्रदान करने चाहिए। सामाजिक जानकारों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाएं राज्य की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक अभियानों जैसे कार्यक्रमों को अपनाया जाना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा राज्यों को चरणबद्ध तरीके से शराब के राजस्व से अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। इसे राजस्व उगाही के लिए नए क्षेत्र विकसित करने चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को भी इस काम के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे राज्यों को जो शराब जैसे सीन गुड से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए केंद्रीय कोटे से राजस्व प्रोत्साहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो शराब ब्लड प्रेशर जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ले जाती है और कभी कभी तो लोग शराब के प्रभाव में सार्वजनिक स्थानों पर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर देते हैं। वहीं नागरिक जो चाहते हैं उसे पीने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर राज्य उनकी निजता और चुनने के अधिकार को कम करेगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। सीन गुड्स के खिलाफ लड़ाई दीर्घकालिक और बहुआयामी होनी चाहिए। केवल इन सामानों पर कर लगाने से हमें ये लड़ाई जीतने में मदद नहीं मिलेगी। लोगों को सीन गुड्स के प्रयोग से दूर करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी होने चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सरकार शराब के कारोबार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए बिना भी उसे उचित तरीके से रेगुलेट कर सकती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए।